हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। और बेटा, मेरा नाम है वसीम चौहान और मैं हूँ आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और साइंस में बेटा हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेटा, उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। और इसके मैं अब तक 2 भाग आपके लिए बना चुका हूँ। आज ये तीसरा भाग रहेगा। अगर आपने वो 2 भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन दोनों भागों को देख लीजिए, तभी ये भाग आपके ठीक से समझ में आएगा। इस भाग में मैं आपको जो टॉपिक कराऊंगा, पहला टॉपिक रहेगा मेरुरज्जु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा बेटा प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप। और लास्ट में हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो बेटा आपको रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 3। तो बेटा हमें पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं हिंदी में हम मेरुरज्जु। हमने कल पढ़ा था मस्तिष्क के बारे में, और मस्तिष्क का मैंने आपको जो लास्ट पोर्शन था, जो अंतिम भाग था, उसके बारे में बताया था कि वो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है। और पश्च मस्तिष्क में भी एक लास्ट पोर्शन रहता है बेटा, उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो जहाँ मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगाटा हिस्सा खत्म होता है, वहीं से बेटा शुरू होती है चीज़ को क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जो मेरुरज्जु है वो मस्तिष्क के कौन से हिस्से से जुड़ी होती है, तो बेटा इसका आंसर होगा पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का भी कौन सा हिस्सा जुड़ता है, उसका आंसर होगा मेडुला। तो मेडुला ही आगे बढ़ जाता है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। और बेटा वो क्या बन जाती है, फिर हमारी मेरुरज्जु बन जाती है। और हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, तो उसकी जो गुहा होती है, गुहा का मतलब होता है कैविटी। किसी चीज़ के अंदर अगर कुछ खाली स्थान है, उसको बेटा मैं कैविटी कहता हूँ, हिंदी में उसको गुहा कहता हूँ। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर बेटा ये मिलती है, और उसका नाम क्या होता है, मेरुरज्जु। और इसकी लंबाई बेटा ध्यान रखना, कभी कभी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारी कितनी लंबी होती है, लगभग 45 सेंटीमीटर के आसपास की लंबी होती है। तो अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरुरज्जु क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, किससे जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारा मेडुला से जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन के अंदर पाई जाती है, 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब इसका कार्य आपको ध्यान रखना है बेटा। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अनैच्छिक होते हैं, मतलब हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, और उनकी जो अनुक्रिया है वो बहुत तीव्र आती है। मतलब उनका अगर आपको रिस्पॉन्स देना है तो वहाँ सोचना विचारना नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्रियाओं को बेटा मैं क्या बोलता हूँ, प्रतिवर्ती क्रिया कहता हूँ। जैसे अगर मतलब हमने गलती से किसी हानिकारक चीज पर हमारा हाथ रखा जाता है, तो हम अपने हाथ को एक बहुत तेजी के साथ हटा लेते हैं। तो ये जो क्रिया पूरी है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्रतिवर्ती क्रिया कहता हूँ। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, अनैच्छिक होती हैं। और अनैच्छिक होने के साथ साथ ये जो है मतलब बेटा बहुत तीव्र इनकी क्या होती है, अनुक्रिया होती है। तो सारी ऐसी क्रियाएं जिनकी अनुक्रिया बहुत तीव्र होती है और स्वतः होती है, अनैच्छिक होती है, बेटा उन सब का नियंत्रण किसके हाथ में होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के हाथ में होता है। स्पाइनल कॉर्ड उनको बेटा क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो ये था हमारा किसके बारे में बेटा, मेरु रज्जु के बारे में। अब मेरु रज्जु से जब बहुत सारे क्या निकलते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं निकलती हैं, है ना, तंत्रिकाएं निकलती हैं जिनको मैं नर्व्स कहता हूँ। ठीक है, तो उनके द्वारा इस तक सूचनाएं आती हैं, और ये फिर उसकी अनुक्रिया तैयार कर कर उन्हीं के द्वारा बेटा अपनी अनुक्रिया को जो हमारे प्रतिवर्ती अंग होते हैं, है ना, उन तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये सब मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूँ थोड़ा सा, कि हमारा जो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ से बात देखेंगे कि जो मेरुरज्जु है उसका बेटा सुरक्षा कैसी होती है, क्योंकि ये भी हमारी संवेदनशील अंग है, सेंसिटिव ऑर्गन है। तो इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ भी बेटा कुछ कैविटी होंगी, कुछ गुहा होंगी, और उन गुहा में बेटा कुछ परतें मिलती हैं, कुछ लेयर्स मिलती हैं। उन लेयर्स को मैं नाम देता हूँ मेनिंजस। तो ये पहला वर्ड आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं मेरुरज्जु की सुरक्षा की बात करूंगा, है ना बेटा, तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर बेटा क्या होता है, कुछ लेयर मिलती हैं। इंग्लिश में और हिंदी में इनका नाम सेम होता है। तो उन लेयर्स को मैं क्या बोलता हूँ, मेनिंजस। ये कैविटी है, गुहा है ना। और इन गुहाओं में बेटा, इन मेनिंजस में मैंने आपको कल भी लास्ट क्लास में बताया था कि एक द्रव भरा होता है, और उस द्रव का नाम होता है बेटा क्या, CSF। इसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो बेटा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ये CSF जो है द्रव है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में। तो आप बताओगे कि एक तो मस्तिष्क में पाया जाता है, और एक कहाँ पाया जाता है बेटा, मेरु रज्जु में पाया जाता है।
तो ये बेटा हमारा था क्या, स्पाइनल कोड के बारे में। आपको बस ये ध्यान देना है कि स्पाइनल कोड का कार्य क्या है या मेरुरज्जु का कार्य क्या है। तो बता दो कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क नहीं करता है, बल्कि कौन करता है बेटा, मेरुरज्जु करता है। हालांकि एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वो ये है कि जब प्रतिवर्ती क्रिया हो गई है ना, तो होने के बाद ये सूचना मेरुरज्जु मस्तिष्क तक पहुंचा देता है कि ये काम हो गया है ना बेटा। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। सेकंड टॉपिक बेटा हम पढ़ने वाला, उसका नाम क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो बेटा हेडिंग लिखिए प्रतिवर्ती क्रिया। तो बेटा हम देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। देखो प्रतिवर्ती क्रिया मैं आपको बता चुका कि प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली स्वतः तंत्रिका माध्यित तीव्र अनैच्छिक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। देखो थोड़ा सा मुश्किल लैंग्वेज है, मैं आपको आसान सी लैंग्वेज में इसको समझा रहा हूँ कि मतलब किसी भी अनुक्रिया के लिए, किसी भी रिस्पॉन्स के लिए बेटा वहाँ पर उद्दीपन का होना आवश्यक है। उद्दीपन का मतलब होता है हर वो चीज़ जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है, या मैं ये कहूँगा कि पर्यावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन बेटा क्या होता है, एक तरह का हमारे लिए उद्दीपन होता है। ठीक है, तो उद्दीपन हुआ, वातावरण में कुछ चीज़ हुई, कुछ चेंज हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, उसी को क्या बोलेंगे हम, उद्दीपन। अब उद्दीपन हो रहा है, उसका जवाब हमें देना है ना बेटा, कोई परिवर्तन हो रहा है उसका हमें जवाब देना है। और ये जवाब हमारा ब्रेन सोच के नहीं देगा। यहाँ पर क्या है, उद्दीपन का जो रिस्पॉन्स है, उसकी जो अनुक्रिया है वो अपना आप दी जा रही है, ब्रेन का उसमें रोल नहीं है ज्यादा, है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या वर्ड है, स्वतः, अपना आप ही आएगा। और उसको जो कंट्रोल कर रहा है, इस पूरे रिस्पॉन्स को, पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, उसको कौन कर रहा है बेटा, ये हमारी कौन कर रही है, तंत्रिका ही है वो, जिसको क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। तो ये उसको कंट्रोल करेगी बेटा। और फिर ये क्या वर्ड है, तीर। तीर का मतलब बहुत स्पीड के साथ है, वहाँ दिमाग का या हमारे मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है कि वो सोचेगा समझेगा। और बेटा ये अनैच्छिक है, क्या है, अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं है ये, है ना। और ये क्या बेटा, अनुक्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया बेटा एक पूरी क्या है, हमारी अनुक्रिया है, जिसको कंट्रोल करता है मेरुरज्जु। और अनुक्रिया किसकी है, ये एक उद्दीपन की, है ना बेटा। और बहुत तीव्र अनुक्रिया है, अनैच्छिक अनुक्रिया है ना बेटा। और फिर क्या है कि पूरी प्रतिवर्ती क्रिया के लिए, अब जो प्रतिवर्ती क्रिया पूरी होगी उसको पूर्ण कराना है तो हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है तो उसके लिए पहले में क्या चाहिए, उद्दीपन चाहिए, हर एक ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है ना। जैसे मैंने बताया था कि सपोज करो कि गलती से हमारा हाथ जो है वो गर्म चीज़ पर रखा गया है ना बेटा। तो गर्म चीज़ जो है हमारे लिए क्या है, उद्दीपन। मतलब गर्म चीज़ का छूना, गर्म वस्तु का छूना हमारे लिए क्या बन जाएगा, उद्दीपन बन जाएगा बेटा। ठीक है। और फिर क्या बनता है, ग्राही अंग। ग्राही अंग मतलब जो उस चीज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना बेटा। कुछ ग्राही अंग होते हैं जो हमारे उद्दीपन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये इस केस में जो मैं आपको बता रहा था कि गर्म चीज पर हमारा हाथ रखा गया है, तो जो हमारा हाथ है, जो हमारी त्वचा है, वो वहां पर क्या है बेटा, ग्राही अंग है। ठीक है, रिसेप्टर भी कहता हूँ मैं इसको इंग्लिश में। और फिर क्या है, संवेदी तंत्रिका। अब हाथ में हमारा क्या है बेटा, कुछ तंत्रिकाएं होंगी जो उस चीज को क्या कर रही हैं, मतलब एक तरह से महसूस कर रही हैं। और महसूस कर कर उसको, मतलब सिग्नल को, मैसेज को कि ये चीज़ गर्म है ना, उसका जो एक मैसेज है, उसका जो सिग्नल है, उसका जो एक तरह का समझो सूचना है, उस सूचना को वो कहाँ तक ले जा रही है, केंद्रीय तंत्रिका तल तक ले जा रही है कि ये हाथ जो है यहाँ पर रखा गया है ना बेटा। संवेदी तंत्रिका का मतलब ऐसी तंत्रिका होगी जो बेटा हमारी सूचना को तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स इसको मैं कह सकता हूँ बेटा। उसके बाद जो है क्या होगा, नेक्स्ट जो है केंद्रीय तंत्रिका का भाग आएगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मैंने बताया था कि वो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग यहाँ पर आने वाला है बेटा, वो वहां पर आने वाली हमारी मेरुरज्जु आने वाली है। मैंने बताया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आती हैं, एक हमारा बेटा आता है मस्तिष्क, और दूसरी चीज जो आती है उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, उसको बोला जाता है मेरुरज्जु। ये जो सारा टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें सारा रोल किसका है, केंद्रीय तंत्र के किस भाग का इसमें रोल है, उसका नाम है बेटा मेरुरज्जु, है ना। हालांकि मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क जो होता है उसका थोड़ा सा हमारा रोल रहता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। अब ये जो है केंद्रीय तंत्रिका का भाग एक अपना अनुक्रिया तैयार करेगा, है ना, कि आपका हाथ जो है वो गर्म चीज पर रखा गया है, उसको वहां से हटाओ, है ना, क्योंकि ये क्या है बेटा, हानिकारक है। ठीक है, अब ये क्या है, अनुक्रिया है। अनुक्रिया को लाने के लिए, अनुक्रिया भी एक तरह का क्या होता है, एक तरह की सूचना होती है, मैसेज होता है एक तरह का, वो भी है ना बेटा। तो अनुक्रिया को वापस लाने के लिए बेटा वहां पर क्या होती है, कुछ हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, और उस तंत्रिका का नाम क्या होता है, प्रेरक तंत्रिका होती है। तो समझाने वाली बात क्या है, संवेदी तंत्रिका क्या करती है, सूचना को जो हमारे बेटा ग्राही अंग है वहां से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं।
और जो प्रेरक हमारी क्या होंगी, प्रेरक तंत्रिका होंगी, वो बेटा जो अनुक्रिया हुई है, जो जवाब आया है, उत्तर जो है, उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कहाँ तक लाएंगे बेटा, उन अंगों तक लाएंगी जो वहां पर क्या उसका जवाब देने वाले हैं। ठीक है, तो अनुक्रिया को कौन लाएगा बेटा, प्रेरक तंत्रिका लेकर आएगी, और कहाँ तक लाएगी बेटा, उसको बोलते हैं कार्यकारी अंग, जैसे हमारी क्या होती है मांसपेशियां। तो ये मांसपेशियों तक आएगा मैसेज वहां पर कि आप हाथ को हटाओ, और हम अपने हाथ को वहां से हटा लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो था बेटा, ये हमारा क्या था, प्रतिवर्ती क्रिया था। अभी हमें पढ़ना है प्रतिवर्ती चाप, तो प्लीज आप हेडिंग लिखिए प्रतिवर्ती चाप, इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था प्रतिवर्ती क्रिया, अब हम पढ़ते हैं प्रतिवर्ती चाप, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा ये क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया, जो है प्रतिवर्ती क्रिया को करने के लिए जो पूरा पथ अपनाया जाता है, पूरा रास्ता अपनाया जाता है, तो उसी को बेटा मैं क्या बोलता हूँ, प्रतिवर्ती चाप कहता हूँ। बहुत सिंपल है, देखो समझो बात क्या बोल रहा है, किसी प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेग, जो हमारा पूरा मैसेज था, है ना, मैसेज एक सूचना तो गई थी हमारे कहाँ तक, तंत्रिका तंत्र तक, फिर दूसरी वापस आई थी वो, है ना, उसका अनुक्रिया जो आई थी। तो क्या बोल रहा है कि तंत्रिका आवेग द्वारा किसी प्रतिवर्ती क्रिया के लिए जो पूरा क्या होता है बेटा, पथ अपनाया जाता है, जो रास्ता अपनाया जाता है, जो मार्ग अपनाया जाता है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, प्रतिवर्ती चाप कहता हूँ। समझो बात को ध्यान से, जैसे यहाँ बाहर कोई उद्दीपन हुआ, पर्यावरण में कोई परिवर्तन हुआ, उसी को मैं स्टिमुलस, स्टिमुलाई या कहूँगा उद्दीपन। अब ये उद्दीपन को ग्रहण मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमारे पास ग्राही अंग होते हैं, है ना, आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है ना बेटा। अब ये उद्दीपन को स्वीकार करेगा ग्राही, और यहीं पर वो उद्दीपन जो है बेटा क्या होगा, एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उस रूप में जो जिसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है ना। यहाँ तक बात समझ में आई आपके। फिर आगे क्या होगा, आगे बेटा ये होगा कि जो ग्राही से वो सूचना जो है वो कहाँ पर जाने वाली है, ये आपको बेटा बिल्कुल क्या देना, ध्यान देना है, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग यानी कि मेरुरज्जु तक जाएगी। अब ये जब मेरुरज्जु तक आ गई है तो वो उसकी अनुक्रिया तैयार करेगा, अनुक्रिया तैयार करने के बाद बेटा वो जो है उस अनुक्रिया को कहाँ पर देगा बेटा, कार्यकारी अंग तक दे देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ग्राही से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने वाला जो होता है वो हमारी क्या होता है, एक तरह की बेटा तंत्रिका होती है, उसका नाम मैंने बताया था आपको, इसका नाम क्या था, संवेदी था, है ना बेटा। यहाँ पर क्या आएगी, संवेदी नर्व आएगी, इसको इंग्लिश में हिंदी में कहूंगा संवेदी तंत्रिका। और यहाँ से जब इसने अपना अनुक्रिया तैयार की है, वापस किसको दे रही है, कार्यकारी अंग, मतलब हमारी मसल्स को दे रही है, हमारी पेशी को दे रही है। तो यहाँ से यहाँ तक मैसेज को लाने के लिए भी बेटा एक तंत्रिका आएगी, और उसको मैं बोलता हूँ प्रेरक तंत्रिका। उसको यहाँ पर क्या बोलता हूँ, प्रेरक, प्रेरक, और बेटा क्या आएगा ये हमारा वर्ड, नर्व, और हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका। और यहाँ से फिर जो ये मसल्स अपना काम कर देंगी, अनुक्रिया देंगी पूरा, है ना? और ये पूरा रास्ता यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पथ है बेटा, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्रतिवर्ती चाप कहता हूँ। तो ये दो टॉपिक हमने बढ़िया से कवर किए। अभी बेटा मैं आपको जो है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज हेडिंग लिखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो बेटा आइए पढ़ते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो इस पूरे टॉपिक से पहले जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसको बोलते थे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना बेटा। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही नियंत्रण में मुख्य भूमिका अदा करता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो सोचने विचारने के काम करता है, अब वहां तक सूचना लाने का काम जो करता है। तो बेटा हमारे पूरे शरीर में एक तंत्रिकाओं का जाल है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसका काम ये है कि सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाएगा। अब उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भले ही मस्तिष्क हो या जो हमारी बेटा मेरुरज्जु होती है वो हो, तो वहां तक सूचना लाने का काम करता है। और जब ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क या मेरुरज्जु दोनों उसकी अनुक्रिया तैयार करते हैं, तो उस अनुक्रिया को बेटा ये क्या, जो हमारे इफेक्टिव ऑर्गन है वहां तक ले जाने का काम भी करता है। तो सूचना को लाना और अनुक्रिया को ले जाने के लिए हमारे शरीर में पूरा का पूरा एक जाल है बेटा, उसी को मैं एक नाम देता हूँ क्या, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, एक तंत्रिकाओं का बेटा जाल है जो पूरे शरीर में हमारा फैली हुई है। हमारे जो अलग अलग अंग हैं, कुछ अंग ऐसे हैं जो बाह्य अंग हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे आंतरिक अंग हैं, उन सभी अंगों को ये हमारा बेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। ठीक है, अब ये जो पूरा परिधीय तंत्रिका तंत्र है बेटा, इसके दो भाग होते हैं, या हमने इसको दो भागों में विभाजित किया हुआ है। एक को बोलते हैं ऐच्छिक परिधीय तंत्र, ऐच्छिक परिधीय तंत्र को, या ऐच्छिक परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको बेटा मैं बोलता हूँ ऑटोनोमस, इसको मैं एक तरह सोमैटिक भी कहता हूँ। सोमैटिक का मतलब समझो
कि ये जो है पूरा ये ऐसे तंत्रिका तंत्र होंगे जो उन क्रियाओं को मतलब नियंत्रित करने में सहायता करते हैं जो हमारे हाथ में है, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं बेटा। ठीक है, अब ये पूरा ऐच्छिक वाला जो है ये भी दो चीजों से मिलकर बनता है। एक आएगा क्या, कपालीय तंत्रिकाएं, और बेटा दूसरी आती है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। देखो कपालीय तंत्रिकाएं मतलब कुछ तंत्रिकाएं हमारी कहाँ से निकलती हैं, कपाल से निकलने वाली हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल तंत्रिकाएं कितनी है, तो बेटा ध्यान रखना, तो ये कितनी है टोटल, 12 जोड़ी निकलती हैं। 12 जोड़ी का मतलब 12 पेयर। ये तंत्रिकाएं जो है वो हमारा किस में निकलती है, पेयर में निकलती है, जोड़ी में निकलती हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा ऐच्छिक वाला है ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और ये जो है दो चीजों से मिलकर बनता है। एक का नाम आएगा कपालीय तंत्रिकाएं, दूसरी का नाम बेटा होता है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। अब जो कपाल से तंत्रिकाएं निकलेंगी वो कितनी होती है, नंबर पूछेगा आपसे, तो कितनी होंगी, 12 जोड़ी होंगी। और अगर मैं बात करूंगा बेटा अपने किसकी, स्पाइनल कोड की, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और उनको हिंदी में कहा गया है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। तो बेटा इनकी जो संख्या है वो बेटा 31 जोड़ी होती हैं। तो प्लीज ये नंबर है, फैक्चुअल डेटा है, इसको आप ध्यान रखोगे। मतलब जो पूरी हमारी स्पाइनल कोड होगी उससे कितने 31 पेयर जो है इन तंत्रिकाओं के निकलने वाले हैं, और पूरे शरीर में बेटा क्या होने वाले हैं, ये फैलने वाले हैं, है ना बेटा। तो ये और बिल्कुल ध्यान देना आपको ये बात। एक बात और है कि इसकी जो ये तंत्रिकाएं होती हैं ये मिश्रित होती हैं, मतलब ये संवेदी भी होंगी, प्रेरक भी होंगी, और मोटर वाली भी होंगी, या रिले वाली भी होंगी। लेकिन ये जो कपालिया वाली हैं, जो 12 जोड़ी हैं, ये कुछ इनमें होंगी हमारी बेटा संवेदी, कुछ होंगी इसमें बेटा हमारी प्रेरक, और कुछ इनमें होंगी हमारी क्या, मिश्रित। तो यहाँ की सारी तंत्रिकाएं हमारी कैसी होती हैं, मिश्रित होती हैं, है ना, मतलब सारे रोल वो अदा कर सकती हैं। खैर ये हमने पोर्शन पढ़ा बेटा किसका, ऐच्छिक परिधीय तंत्रिका तंत्र का। इनकी हेल्प से जो है क्या होने वाला है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा किसकी, स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। स्वायत्त का मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोनोमस। तो बेटा नाम से लग रहा है ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होगा कि ये खुद से क्या हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है, मतलब हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। मतलब ये जो है, जैसे ये वाला पोर्शन क्या था, ऐच्छिक था, तो ये क्या होगा, एक तरह से अनैच्छिक होगा। मतलब इनकी हेल्प से हम उन क्रियाओं को नियंत्रित करेंगे जो हमारे कैसे बेटा, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनैच्छिक है वो। ठीक है, अब जो ये पूरा स्वायत्त वाला है बेटा, ये भी हमारा आगे दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं अनुकंपी, हिंदी में अनुकंपी कहा जाता है, और दूसरा नाम क्या होता है, मतलब इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक को ही वो हिंदी में भी लिख देगा सिंपैथेटिक। ठीक है बेटा, और दूसरा होता है परानुकंपी, उसको क्या बोलते हैं, पैरा सिंपैथेटिक। अब ये दोनों क्या होते हैं उसको आप समझो ध्यान से, है ना बेटा। देखो अनुकंपी जो होगा, अनुकंपी वाले हिस्से में क्या होगा, या अनुकंपी तंत्रिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, वो हमें जो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आकस्मिक है, आकस्मिक मतलब इमरजेंसी वाली है, हमें किसी से लड़ना है, हमें फाइट करनी है ना बेटा, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसमें ये हमारे शरीर को बेटा क्या करती हैं, तैयार करती हैं, या उन क्रियाओं को नियंत्रित करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जबकि ये जो हमारा परानुकंपी होंगी, परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक कहूँगा इसको मैं, तो इसमें क्या होने वाला है कि जो हमारे साधारण क्रियाएं हो रही होती है शरीर में, ये उनको क्या करता है, एक तरह से नियंत्रित करने में सहायता करता है। तो बेटा ये था हमारा पूरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसका मतलब बस इतना होता है कि पूरे शरीर में एक तंत्रिकाओं का जाल है ना बेटा, और इन्हीं की वजह से हमारी सूचनाएं जो है वो तंत्रिका तंत्र जो हमारा केंद्रीय वाला है वहां तक आती हैं, और अनुक्रिया वहां से वापस जाती है। ठीक है बेटा, अभी यहाँ से इस टॉपिक में हमें मतलब एक नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ना है, वो है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अनुकंपी में और परानुकंपी में अंतर क्या होता है। तो बेटा हेडिंग लिखिएगा, परानुकंपी तथा अनुकंपी में अंतर। तो बेटा हमें पढ़ना है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में अंतर, है ना। देखो मैं आपको बता चुका कि जो अनुकंपी वाला होता है, अनुकंपी में हम कुछ आकस्मिक सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं, कुछ इमरजेंसी लाइक स्थिति आ गई है, तो वहाँ हमें उसको मतलब एक तरह से नियंत्रित करना है, हमारे शरीर को क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। और इसमें जो है, जो हमारी सामान्य अवस्था होती है, ये तंत्र हमारा तब कार्य करता है। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों सिचुएशन में क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ अंग और कार्य लिखे हैं। जब ये नॉर्मल कार्य होंगे तो ये वाला सिस्टम कैसे काम करेगा और ये वाला सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है बेटा, या मैं कहूँगा कि जब ये काम हो रहे होते हैं और ये वाले काम हो रहे होते हैं, तो इन दोनों कार्य में हमारे अंग जो है वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो हृदय की बात करते हैं। हृदय की जो गति होती है, हृदय की धड़कन, इसको हार्ट बीट कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, समझो बात को कि हमें कुछ आकस्मिक स्थिति आ गई है, तो वहां पर क्या होता है, आपने खुद देखा होगा कि आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि हृदय दर को ये क्या कर देता है, तीव्र कर देता है ना, क्योंकि उस आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए
हमें क्या होता है कि श्वसन की दर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ना बेटा। तो श्वसन की दर को मतलब बढ़ाने के लिए जो हृदय की दर है वो हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ गए आप यहाँ तक। और इस केस में क्योंकि ये परानुकंपी जो है बेटा एक नॉर्मल सिचुएशन में काम करता है, एक जो हमारी सामान्य स्थिति है वहाँ पर काम करता है, तो हृदय की गति जो है इसको मंद करता है। अगर बहुत तेज हो गई है तो उसको क्या करता है, ये मंद करने का काम करता है। फिर दूसरा क्या है, रक्त आपूर्ति एवं रक्तदाब। आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लड सप्लाई है और ब्लड प्रेशर है ना, जो हमारा जो रक्त नलिकाएं होती हैं, वेन्स आर्टरी वगैरह जो होती हैं, उसमें जो रक्त की आपूर्ति होती है और उनमें जो प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब कोई आकस्मिक सिचुएशन आएगी तो उस टाइम हमें खुद सोचो कि श्वसन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। श्वसन की दर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी और उतना ही हम उस आकस्मिक स्थिति से निपट सकते हैं। तो उस केस में क्या होना चाहिए कि पेशियों में रक्त की आपूर्ति बढ़ाएगा, क्योंकि पेशियों से ही हमें क्या करना है, वो भौतिक कार्य करना है, आकस्मिक जो स्थिति है उससे निपटना है। तो इसलिए क्या होता है बेटा, पेशियों में जो रक्त की आपूर्ति है वो बढ़ जाती है और रक्त दाब भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्योंकि ये नॉर्मल काम है, मतलब एक तरह सामान्य स्थितियों में काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पेशियों में रक्त की आपूर्ति सामान्य रहेगी और जो है रक्त दाब बेटा क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो कम होगा। अब थर्ड क्या है, आंखों की पुतली। आकस्मिक स्थिति है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, तो वहां पर क्या है कि चीजों को ध्यान से देखने के लिए जो आंख की पुतली होगी वो बड़ी हो जाएगी, है ना। आपने देखा भी होगा जब गुस्सा आता है इंसान को तो आंखें वो बड़ी कर लेता है ना। तो ये कहानी वही है कि आंख की पुतली जो है बेटा, इसमें क्या होगा, ये तंत्र फैलाएगा, है ना, क्योंकि ये आकस्मिक स्थिति को लेकर है। और यहाँ पर क्या करेगा, उसको ये संकुचित करेगा, क्योंकि वो नॉर्मल सी बात है, सामान्य स्थिति में ऐसा कुछ होता नहीं है। और बेटा अब मैं बात करता हूँ आहार नाल की। आहार नाल मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जहाँ पर हमारा पाचन होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होने वाला, बात समझो कि जब कुछ आकस्मिक स्थिति आएगी तो वहां हम ऐसा नहीं है कि पाचन की दर को बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं, पाचन की दर को नहीं बढ़ाते, श्वसन की दर को बढ़ाते हैं। तो बल्कि पाचन की दर को इसमें क्या किया जाता है बेटा, कम किया जाता है। तो देखो यहाँ पर आहार नाल की गति को कम करता है, क्योंकि आहार नाल की गति को कम करने से जो ऊर्जा है वो उसको मतलब जो आकस्मिक स्थिति से वो डील कर रहा है वहां पर मिल जाएगी ज्यादा। और जो पाचन है बेटा, पाचन को भी क्या करता है, मंद करता है। तो आप ये ध्यान रखना कि आकस्मिक स्थिति में क्या होता है, हमारा जो पाचन है उसकी दर बेटा क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, उसकी जो स्पीड है, गति है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जबकि अगर मैं परानुकंपी तंत्र की बात करूंगा, सामान्य स्थिति में क्या होगा, जो पाचन की दर है वो बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। लास्ट है मूत्राशय। ये ध्यान रखोगे कि जब मतलब हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मतलब आकस्मिक स्थिति से डील कर रहे होते हैं तो मूत्राशय जो होता है बेटा वो शिथिल हो जाता है। और यहाँ पर मैं बात करूंगा तो क्या होता है, संकुचित हो जाता है। मूत्राशय क्या होता है, संकुचित हो जाता है। तो बेटा ये था हमारा नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 3। और कल में जो है बेटा आपको एक नए टॉपिक की तरफ हम लेके जाएंगे, वहाँ पर हम कुछ हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और हमारे चैनल को आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बेटा पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।